मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल। इन दिस सेशन डूइंग सम इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जेपमैट एग्जामिनेशन। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ऑल्सो लाइक दिस सेशन एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज अ मैच मेकिंग क्वेश्चन बिटवीन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें ट्रेड्स दिए हैं, ट्रेड्स आइटम्स दिए हैं ABCD, और लिस्ट 2 में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हर एक केस में। अब ऐसे केसेस में देखो एग्जाम में आता है तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको कि मैच करने पे हमें सबसे इजीली ऑप्शन मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज बीइंग कनेक्टेड विद फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो 3 से कनेक्ट हो रहा है। बी भी 3 से कनेक्ट हो रहा है, तो ए और बी को पहले किसी एक को सॉल्व करते हैं। हो सकता है वहीं से ही हमारा यूनिक आंसर मिल जाए, अदरवाइज फिर एक और को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो ए को सॉल्व कर रहे हैं। ए में वैल्यू क्या मिल रहा है हमें? ट्रेड है बाय 5 आइटम्स फॉर ₹4 एंड सेल 4 आइटम्स फॉर ₹5। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो वी परचेज्ड 5 आइटम्स for ₹4. This is cost. And then during sales, we have sold 4 items for ₹5। ठीक है, तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम हर एक पर आइटम कॉस्ट प्राइस निकाल लें और फिर अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो पर आइटम कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? आएगा 4/5, बिकॉज 5 आइटम्स को सेल किया है 4 पे, और सेलिंग प्राइस आएगा 5/4। 4/5 कॉस्ट है, CP है, 5/4 सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा हमारा 5/4 माइनस 4/5, यानी कि 25 माइनस 16 अपॉन 25, सॉरी 20। तो 9/20 हो गया हमारा प्रॉफिट, और CP है 4/5, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 9/20 अपॉन 4/5 इंटू 100। ठीक है, तो 4 कैंसिल हुआ, 9/16 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 9/16 क्या होता है? 8/16 होगा 50%, 1/16 होगा 6.25%, तो दिस इज इक्वल 56.25%। बट ये लंबा अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि डायरेक्टली वैल्यूज देखो, 5 आइटम्स को सेल किया हमने, 5 आइटम्स को परचेज किया है ₹4 पे, 4 आइटम्स को सेल किया है ₹5 पे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज। 4 into 4 16 should be our cost price, and 5 into 5 25 should be our selling price। ठीक है, 16 रुपीज़ के आइटम हमने 25 रुपीज़ पे सेल किया है, तो 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 9/16 विल बी आर प्रॉफिट परसेंटेज। लॉजिक क्या है इसके बेस पीछे का कि अगर 5 आइटम्स को हमने सेल किया है 4 रुपीज़ पे, 4 को सेल किया है 5 पे, तो आइटम्स को इक्वल करो, आइटम्स को दोनों केसेस में इक्वल करो। तो पहले केस में आइटम्स है 5, मल्टीप्लाई दिस बाई 4, और दूसरे केस में आइटम्स है 4, मल्टीप्लाई दिस बाई 5। तो अब 20 आइटम्स हो गए दोनों केसेस में। ठीक है, सिमिलरली अगर तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट भी तुम्हारा 4 टाइम्स हो जाएगा, और प्रॉफिट सेलिंग भी हमारा, रेवेन्यू भी हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आइटम्स को हमने परचेज किया 16 रुपीज़ पे और सेल किया है 25 पे, तो 9 का प्रॉफिट हुआ है ऑन 20 आइटम्स। 9/16 यानी 56.25% हमारा प्रॉफिट होगा। ए एंड 4 मैच हो रहा है, तो ए एंड 4 मैच हो रहा है। ऑप्शन बी आंसर नहीं है, ऑप्शन डी आंसर नहीं, ए और सी में से कोई एक आंसर है। तो बी को मैच कराते हमें यूनिक आंसर अपना मिल जाएगा। बी कह रहा है मार्कअप बाई 20% एंड डिस्काउंट बाई 10%। ठीक है, मार्कअप बाई 20%, तो पहले मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, और हमें पता है कि मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव जो चेंज है दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई कर दो, तो +20 -10 +20 इंटू -10/100, नेट में आ गया 20 -10 आ गया 10, और 10 - 2 यानी कि 8% प्रॉफिट होगा। तो बी इज बीइंग मैच्ड विद फर्स्ट, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अदरवाइज ये वैल्यूज इतनी सिंपल थी कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 20 और 10 सीधे सीधे वैल्यूज दिए हैं ना। +20 हमने किया, मार्कअप के बाद है मार्क प्राइस हो गया 120, फिर डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, यानी कि 12, 10% डिस्काउंट है, 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 108 विल बी अवर सेलिंग प्राइस। CP है 100, सेलिंग प्राइस है 108, तो 8% प्रॉफिट होगा। ओके, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, पर बचे हुए ऑप्शंस को भी सॉल्व तो कर ही लेते हैं। तो सी कह रहा है सेलिंग मिल्क एट 10% मार्कअप आफ्टर एडिंग 20% वाटर इन द मिल्क। अगर वाटर हमने ऐड किया है मिल्क में, तो जितना वाटर ऐड करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट होगा। अगर 20% वाटर ऐड किया है, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर हमें 20% प्रॉफिट होने वाला है बिकॉज ऑफ एडिंग वाटर, और फिर एडिशनली 10% हम मार्कअप भी कर रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 20% प्रॉफिट ड्यू टू वाटर एंड देन फर्दर 10% मार्कअप। तो दोनों का सक्सेसिव नेट प्रॉफिट निकाल लो, 20 + 10 + 20 इंटू 10, 200/100, तो दैट इज इक्वल टू 32%। आंसर आ जाएगा 32%। ओके,
लास्ट केस, सेलिंग 20 आइटम्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स, 20 आइटम्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स। तो अगर कॉस्ट प्राइस पर आइटम हम मान लेते हैं 1 रुपी, CP पर आइटम इज इक्वल 1 रुपी, तो वी आर सेलिंग 20 आइटम्स, यानी कि 20 आइटम्स का CP क्या होगा, CP होगा 20 रुपीज, और सेलिंग प्राइस होगा इक्वल टू 25 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25 होगा। तो 20 पे 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5/20 यानी कि 25% प्रॉफिट हो गया। ओके, या सेम चीज ऐसे लिख सकते थे कि सेलिंग 20 आइटम्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स यानी 20s, दिस इज इक्वल टू 25C, 4S इज इक्वल टू 5C। ओके, यानी कि यहाँ पे S/C आ गया हमारा 5/4, कॉस्ट 4 है और SP 5 है, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है ऑन द बेस ऑफ 4, 1/4 यानी 25% विल बी आवर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the income of A, B and C are in the ratio 7:9:12 and their expenditures are in the ratio 8:9:15. If A saves 1/4 of his total income, then find the ratio of savings of B and C. B और C का सेविंग्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है A, B, C के लिए इनकम का रेशियो 7, 9 and 12 and that of expenditure is 8, 9 and 15. और फिर इन्फॉर्मेशन गिवन है कि A सेव करता है 1/4 ऑफ इज टोटल इनकम। तो अगर 4 रुपए कमाता है तो 1 रुपी सेव करता है, 4 रुपीज में से 1 रुपी सेव करता है, इजंट इट सो? तो 1/4 अगर सेव करता है तो 3/4 इज एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर वैल्यू विल बी 3/4 ऑफ इनकम फॉर ए। ओके, तो या तो इक्वेशन बना सकते हैं, हमने मान लिया x 7x 9x 12x इनकम्स मान ली फॉर ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, और एक्सपेंडिचर हो जाएगा 8y 9y और 15y। ठीक है, गलती से दोनों को सेम नहीं मान देना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो 7x 9x 12x हमने मान लिया, क्योंकि रेशियो 7, 9, 12 का था, तो 7x 9x 12x हमारा इनकम हो गया फॉर ए, बी एंड सी, और 8y 9y 15y हमारा हो गया एक्सपेंडिचर फॉर ए, बी एंड सी। अब इन्फॉर्मेशन में ए के लिए गिवन है कि फॉर ए हिज सेविंग्स इज 1/4, तो सेविंग्स क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दिस इज इक्वल टू सेविंग्स, यही तो होगा सेविंग्स। ठीक है, तो इनकम हमारा आ रहा है 7x, एक्सपेंडिचर आ रहा है 8y, और सेविंग्स कितना है 1/4 है, यानी 1/4 इंटू 7x। So basically 7x minus 1/4 7x, यानी कि 3/4 टाइम्स 7x, दिस इज इक्वल टू 8y। तो x अपॉन y आ जाएगा हमारा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा x बाय y, दैट इज इक्वल 32 अपॉन 21। ओके, ये रेशियो आ गया x और y का, दैट इज 32 अपॉन 21। तो यानी कि फर्स्ट रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से, सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से, और फिर डिफरेंस ले लेंगे फॉर सेविंग्स, सेविंग्स के लिए डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब पूछा है रेशियो बी और सी का, तो बी और सी पे कंसंट्रेट करते हैं, ए का तो वैल्यू निकालना नहीं है, बी पे मल्टीप्लाई किया, 9 पे मल्टीप्लाई किया 32 से, तो 32 इंटू 9 माइनस 21 इंटू 9, तो वैल्यू आ गया 11 इंटू 9। ठीक है, 32 माइनस 21, क्योंकि 9 तो कॉमन आ जाएगा, 11 इंटू 9 यानी कि 99 वैल्यू आ गया फॉर बी। सिमिलरली फॉर सी 32 इंटू 12 और माइनस 12 21 इंटू 15। हमेशा कोशिश करो कि मल्टीप्लाई करने से पहले चीज़ों को कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, सो दैट कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 32 इंटू 4 यानी 128 माइनस 5 इंटू 21 105, तो 3 इंटू 21 आ गया वैल्यू हमारा, 3 इंटू 23 आ गया वैल्यू 69, तो 99:69 हमारा रेशियो आ गया। सिंस बोथ आर डिविजिबल बाई 3, रेशियो आ जाएगा हमारा 33:23। दिस इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, ए के लिए वैल्यू निकालना नहीं था, अदरवाइज ए के लिए वैल्यू क्या था 32 इंटू 7, तो दैट विल बी 32 इंटू 7 और माइनस 8 इंटू 21। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा 32 इंटू 7, 30 इंटू 7 210 224 माइनस 168 यानी 56 आ रहा है। तो रेशियो हमारा इस केस में आता है 56 99 16। ओके, ठीक है, ये तो हो गया अननोन मान के कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम अननोन नहीं मानते तब कैसे सॉल्व करते, वो भी देख लेते हैं। ए, बी एंड सी, रेशियो ऑफ इनकम इज 7 9 12, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 8 9 एंड 15। फिर हमें पता है कि सेव कर रहा है ए 1/4, यानी कि ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, अगर इनकम 4 रुपीज़ है तो एक्सपेंडिचर 3 रुपीज़ होगा, तभी तो सेविंग्स आएगा 1 रुपी, इजंट इट सो? 4:3 का रेशियो चाहिए, तो पहले हम ए के लिए
वैल्यूज को इक्वल करें। अगर हमें वैल्यूज को इक्वल करना है, इनकम की वैल्यू 7 है, 7 यूनिट्स है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू 8 यूनिट्स है, ठीक है, ये दो डिफरेंट है, आपस में कंपेरेबल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों केसेस में हमें पहले को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों 56 हो जाएंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। बट इक्वल तो हमें करने नहीं, हमें रेशियो क्या चाहिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए 4:3 फॉर ए, ठीक है, सिर्फ ए पे फोकस करना है। तो 4:3 रेशियो चाहिए, यानी कि पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो अब 4:3 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि हमें पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है रेशियोज को बाई 32 और सेकंड वाले रेशियोज को मल्टीप्लाई करना बाई 21, जो कि हमने एनीवे फॉर्मूले से निकाला था। तो ये ऐसे सोच के भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये फाइंड आउट करना है हमें, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 एक तरीका है, जो पार्ट परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है उसको तो सेपरेट कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2x, तो +4 +1, तो दिस पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसको लिख सकते हैं x-2 होल स्क्वायर +1, ठीक है। हमेशा कैसे कन्वर्ट करेंगे, x माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2ax + a स्क्वायर, ठीक है। सो हमें -4x मिल रहा था, तो इसको कंपेयर करोगे विद -2ax, यानी कि a = 2 आ जाएगा, तो +2 स्क्वायर लिखोगे, बाद में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर +5 लिखा है तो +4 -4 कर दोगे, ठीक है। सो x-2 होल स्क्वायर +1 मिल गया। अभी जो परफेक्ट स्क्वायर पार्ट है हमारा, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसमें 1 हम ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि जो टोटल हमारा सम होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और क्वेश्चन कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बिकॉज दिस इज एनी वे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से भी इनफैक्ट बड़ा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एक्सेप्ट जब x = 2 होगा तब इक्वल टू 1 होगा, 1 से छोटा तो कभी होना ही नहीं, मिनिमम वैल्यू तो 1 ही आनी है, ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन की। सेकंड तरीका हो सकता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के केस में देखो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ या तो होगा अपवर्ड्स पैराबोला या होगा डाउनवर्ड्स पैराबोला। अपवर्ड्स पैराबोला कब होगा, जबकि लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि एक्सिस वाला कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव हो, ये ग्रेटर देन 0, और डाउनवर्ड्स होगा जबकि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव। और दोनों ही केसेस में हमारा जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम, पहले वाले केस में क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू आएगा हमारा एट x = -b/2, जो कि इस केस में कहाँ पे आएगा, x = -4/2, क्योंकि a तो 1 ही है, सो दैट इज इक्वल टू x = 2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा हमें, तो डायरेक्टली x = 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर -4 × 2 + 5, ये वैल्यू आ गया हमारा 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारा मिनिमम वैल्यू होगा एक्सप्रेशन, और जब a < 0 होगा तब मैक्सिमम वैल्यू आएगा एट x = -b/2, ओके। सेकंड स्टेटमेंट, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज 400, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 400, क्या ये सही है, तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा, सेकंड क्या होगा, 3 होगा, थर्ड 5 होगा, एंड सो ऑन। 20th क्या होगा, 20th इवन नंबर होता है 40, ऑड होगा 39, ठीक है, 1 3 5 से लेकर 39 तक। सम क्या आएगा, एक एपी फॉर्म हो रही है जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है हमारा, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 39 है, तो एपी का सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी दैट इज इक्वल टू n इंटू एवरेज, या n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एवरेज क्या आएगा इस केस में, n हमारा क्या है 20 है, 20 टर्म्स है टोटल, तो 20 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 39 है, डिवाइड बाई 2, तो 20 × 20 दिस विल इक्वल टू 400, तो यस सम हमारा इस एपी का आ रहा है 400, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन ए आंसर होगा, ओके। और इन जनरल अगर हमारा कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स का हमें सम चाहिए एन ऑड टर्म्स का, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n स्क्वायर। और अगर फर्स्ट n इवन नंबर से सम चाहिए हो तो ऑड का आ रहा है n स्क्वायर, जब हम इवन की बात करेंगे तो इवन में क्या है, हर एक टर्म में, हर एक ऑड टर्म में 1 ऐड कर दो, और टोटल n टर्म्स है तो n ऐड करना पड़ेगा, यानी कि सम होगा n स्क्वायर प्लस n, या n इंटू n प्लस 1, या इस बात को ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं इवन टर्म्स लिखे होते 2 4
6 8 से लेके 20 तक, तो सम हमारा क्या होता, 2 + 4 + 6 20 होता 40 से लेके 40 तक। जब जैसे ही 2 कॉमन ले लोगे तो ये हमारे फर्स्ट एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे, जिनका सम होता है n × 10^2। तो बस 2 मल्टीप्लाई करो तो n × 10 विल बी सम फॉर फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। ओके, फर्स्ट एंड, ये बाद के कोई होते तो फिर हमारा ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, बट फर्स्ट एंड के लिए फर्स्ट एंड ऑड n², फर्स्ट एंड इवन n² + n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट 21 × 22 × 23 × 24 × 25 × 26 × 27 × 28 × 29, क्या हमारा यहाँ पे यूनिट आएगा। तो देखो, एक तो हमारा मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है और पूरा प्रोडक्ट हमारा इवन भी आएगा, बिकॉज 2 के मल्टीपल भी आ रहे हैं, तो 5 के मल्टीपल भी आ रहा है, 25 एक ही मल्टीपल है 5 का, और साथ में 2 का मल्टीपल भी आ रहा है, तो 5 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है मिलके 10 देंगे आपको, यानी कि दिस प्रोडक्ट विल बी मल्टीपल ऑफ 10। और अगर 10 का मल्टीपल होगा तो लास्ट में तो 0 आएगा, यूनिट डेट हमारा 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी, कुछ और सोचना ही नहीं है। अगर 5 और 2 मिल रहा है प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट में 0 आएगा, एंड में यूनिट डेट पे 0 आएगा। अच्छा, कितने 0 आएंगे, कितने 0 आ सकते हैं यहाँ पे, ये भी बताओ। अब 0 के लिए हमें क्या चाहिए, 10 का मल्टीपल चाहिए, 10 मिलता है 5 और 2 से, 10 बनता है 5 और 2 से। यहाँ पे 5 का एक ही मल्टीपल है 25, बट 25 इज इक्वल टू 5², यानी कि 5⁻², होगा इस पूरे प्रोडक्ट में। ठीक है, 5⁻², होगा, और 2 के कई सारे मल्टीपल है भाई, 22 भी 2 का मल्टीपल है, 22 से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 24 से क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि 8 × 3 है, 26 से अगेन 2 मिलेगा, 28 से 4 मिल जाएगा, तो 2 के मल्टीपल तो काफ़ी सारे हैं, तो 2 की पावर में कोई दिक्कत नहीं है। कितना पावर है 2 का टोटल, 1 मिल रहा है, 22 से पावर 3 मिल रहा है, 24 से पावर 1 मिल रहा है, 26 से और पावर 2 मिल रहा है 28 से, टोटल पावर 2 का हो गया 7, 2⁻7 है, तो 5⁻2 × 2⁻7, तो यहाँ से हमें 5² 2² से 10 के मल्टीपल मिल जाएंगे और बचा हुआ 2⁻5 सेपरेट रहेगा, तो वैल्यू आ गया हमारा इक्वल टू 100 × 2⁻5, 3200 का मल्टीपल है इफेक्टिवली, तो लास्ट में तो 2 0 आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बाकी और भी 3 है 7 है, तो कई सारे प्राइम नंबर्स और भी हैं, बट बहरहाल लास्ट में हमें 2 0 मिलने वाले, 2 zeros, 2 ट्रेलिंग zeros एट द एंड। तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारी 00 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है हमारा 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7 टिल 1/11 × 13 दैट इज इक्वल 12/13, क्या ये सही है, सॉल्व करते हैं। सो 1/1 × 3 दिया है, ठीक है, 1/1 × 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम 1 - 1/3 लिखेंगे तो 1 - 1/3 क्या आता है, दिस इज 2/3, तो दिस इज हाफ ऑफ 1 - 1/3, है कि नहीं। बेसिकली अगर हमें नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हो 1/4 × 9, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 और 9 में गैप कितना है, 5 का गैप है, तो जब हम 1/4 - 1/9 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 5/9, तो 1/5 टाइम्स 1/4 - 1/9 होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 और 3 में कितना गैप है, 2 का गैप है, तो जब 1/1 - 1/3 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, तो क्योंकि 1/1 × 3 मेंशन है, दैट इज वाई हम 1/2 टाइम्स 1 - 1/3 करेंगे। सिमिलरली अगर 1/5 × 7 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल 1/2 × 1/5 - 1/7। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/2 टाइम्स 1 - 1/3 प्लस 1/2 टाइम्स 1/3 - 1/5 प्लस 1/2 टाइम्स 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन टिल 1/2 टाइम्स 1/11 - 1/13, 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7 एंड सो ऑन, और लास्ट में बचेगा प्लस 1/11 - 1/30, 1/3 1/3 कैंसिल होगा, 1/5 1/5 कैंसिल होगा एंड सो ऑन, बस हमारा फर्स्ट टर्म बचेगा 1 और लास्ट टर्म बचेगा 1/13, बट बाहर का 1/2 है जो उसको याद रखना है, तो 1/2 × 1 - 1/13, तो याद आएगा 1/2 × 12/13। अगर 1/2 को ध्यान नहीं रखते तो 12/13 को सही मार्क कर देते, बट एक्चुअल सम होगा हमारा 6/13, दिस विल बी एक्चुअल सम। स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि 12/13 दे रहा है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड कह रहा है 2/1 × 5,
डिफरेंस आ रहा है डिनोमिनेटर्स में हमारा 4 का, और न्यूमरेटर में लिखा है 2, तो यानी कि अगेन यहाँ पे भी क्या लिखोगे 1/2 टाइम्स, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन आएगा, और 1/2 के अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 1/1 -1/5 प्लस 1/5 -1/9 एंड सो ऑन, और लास्ट में बचेगा 1/61 -1/65। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बस पहला और आखिरी टर्म बचेगा। फर्स्ट टर्म बचेगा 1/1 और लास्ट टर्म बचेगा 1/65। तो 1/2 इंटू 1 -1/65 यानी 1/2 इंटू 64/65, so that is 32/65 which is also given in the statement। सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा सी। फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच कंटेन 5 एज अ डिजिट। सारे 2 डिजिट नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है जहाँ पे कि 5 एज अ डिजिट प्रेजेंट है। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स होंगे ऐसे? एक तो आएंगे जहाँ पे कि नंबर्स यूनिट डिजिट पे 5 आए, सेकंड नंबर्स होंगे जहाँ पे 10 डिजिट पे 5 आए। यूनिट में 5 कहाँ पे मिलेगा? 15, 25, 35 एंड सो ऑन टिल 95, और 10 डिजिट में 5 मिलेगा 50, 51, 52 एंड सो ऑन टिल 59। अब यहाँ पे ध्यान एक बात ये रखनी है कि बीच में 55 आएगा हमारा, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होगा, यूनिट में भी होगा और 10 डिजिट वाले में भी होगा। तो जब हम सम करेंगे इस एपी का, सम ऑफ दिस एपी प्लस सम ऑफ दिस एपी, अब दोनों में 55 तो डबल काउंट हो जाएगा, तो एक बार 55 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि एपी बन रही है, सम निकालना आसान है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? फर्स्ट एपी जो यूनिट वाला है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 15, 25 से लेकर 95 तक, यानी कि 10 डिजिट हमारा 1 से लेकर 9 तक जा रहा है, 9 टर्म्स है टोटल। तो 9 इंटू एवरेज, 9 इंटू एवरेज, एवरेज आ रहा है 15 प्लस 95/2 प्लस सेकंड सीरीज में हमारा, देखो यूनिट पे फोकस करो क्योंकि हमारा 10 डिजिट तो सेम ही है, 0 से लेकर 9 तक जा रहा है, 10 टर्म्स है टोटल, 10 इंटू एवरेज, 10 इंटू 50 प्लस 59/2। ओके, और क्योंकि दोनों में 55 कॉमन आ रहा है, मतलब 55 टर्म तो है ही है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट एक बार तो इंक्लूड रहे। तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 9 इंटू 110/2 विच इज 55, तो 55 इंटू 9, क्या वैल्यू आ जाएगा? 55 इंटू 9, 15 9 450, 495 आ गया, प्लस 10 इंटू 109/2 यानी 109 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 545, और -55, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 490, 490 प्लस 495 यानी कि 985 विल बी आवर आंसर। 985 ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A boat covers a distance of 32 km upstream and 36 km downstream in 7 hours. In 9 hours, it can cover 40 km upstream and 48 km downstream. So, what is the speed of boat in still water? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगा हमारा बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और अपस्ट्रीम स्पीड आएगा बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। डिस्टेंस आ रहा है डाउनस्ट्रीम में 36, तो 36, और अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड डी मान लेते हैं 36 अपॉन डी प्लस 32 जा रहा है अपस्ट्रीम, 32 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड, दिस इज इक्वल टू 7 आवर्स। टाइम लग रहा है 7 आवर्स का, पहली क्वेश्चन हो गई। सेकंड केस में क्या हो रहा है? 9 आवर्स का टाइम लग रहा है जब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है। 48/d प्लस 40/u, दिस इज इक्वल टू 9। ओके, सॉल्व करना इन इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस में से किसी एक टर्म को इक्वल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 36/d और 48/d है, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले को 4 से, दूसरे मल्टीप्लाई करते 3 से इक्वेशन को, तो हमारा डी वाला पार्ट तो इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 4 इंटू 36 144, 3 इंटू 48 144, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इंटू 32 128, और 3 इंटू 40 120, तो 128 माइनस 120 यानी कि 8/u बचेगा, दैट विल इक्वल टू 4 इंटू 7 यानी 28 माइनस 3 इंटू 9 यानी 27, तो दैट इज इक्वल टू 1। 8/u 1 आ गया, यानी कि यहाँ से हमारा u इज इक्वल टू 8 आ गया, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो 40/u, u हमारा 8 आ रहा है, 40/8 क्या आएगा? यहाँ से हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा 48/d
प्लस 40/8, दिस इज इक्वल टू 9। तो हमारा 48/d आ गया इक्वल टू 4, और यहाँ से d इज इक्वल टू 48/4, यानी कि d इज इक्वल 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड 12 है और अप स्ट्रीम स्पीड 8 है। क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, बोट का स्पीड b इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो 12 + 8/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी आंसर होगा। ओके, ठीक है। और ऐसे केसेस में और भी सिंपल थोड़ा सा समय अपना बता सकते हो कि तुमने लिखा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं 36, अपस्ट्रीम जा रहे हैं 32, टाइम लग रहा है 7 आवर्स का। सेकंड केस में डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं 48, अपस्ट्रीम जा रहे हैं 40, टाइम लग रहा है 9 आवर्स का। ठीक है, फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई करो 3 से, सेकंड केस में मल्टीप्लाई करो 4 से। अब सिंप्लीफाई करो, ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी कहानी वैसी है। 96, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 4 से और 3 से। तो 128 माइनस 120 यानी कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, 28 - 27, 1 आवर का टाइम लगेगा, यानी कि स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। और फिर यहाँ से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लोगे तो उसकी स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, तो चीज़ों का आसान तरह से लिखोगे तो और भी अच्छा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 19th innings was a certain value. In his 20th innings, he scores 100 runs, thereby increasing his average score by 3 runs. So what is his new average score after the 20th innings? 20th innings के बाद में उसका एवरेज क्या होगा? इनिशियली मान लेते हैं एवरेज इनिशियल, दैट इज इक्वल टू ए। इनिशियल यानी कि 19 इनिंग्स का जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू ए। तो 20 इनिंग्स का एवरेज क्या होगा, ए प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से एवरेज इंक्रीज कर रहा है। और एवरेज इज सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इनिंग्स या सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियली सम है 19 है और 20 इनिंग्स में स्कोर किया 100 रन, तो 19 ए प्लस 100, दिस विल बी गुड 20 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3, नहीं 20 ए प्लस 60। ओके, तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 20 ए माइनस 19 आ गया, ए इज इक्वल टू 40 आ गया यहाँ से। एवरेज हमारा 40 आ गया, बट ये एवरेज कौन सा है, ये इनिशियल एवरेज है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा नया एवरेज। हमेशा लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे लास्ट में पूछ क्या रहा है। अगर इनिशियल एवरेज पूछना तो 40 होता, बट नया एवरेज क्या है, 3 ज़्यादा है 40 से, तो न्यू एवरेज विल बी 40 + 3, एंड आंसर विल बी ऑप्शन बी 43। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the compound interest for the second and third year on a certain principal is rupees 675 and rupees 729, then find the rate of interest. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जबकि हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, क्यूमुलेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ₹675 है, और सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹729। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा। अब देखो, अगर सारा का सारा चीज जो भी पीछे का इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिला हमें सेकंड ईयर में कितना, ₹675। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में डिफरेंस क्यों है, बिकॉज थर्ड ईयर में इंटरेस्ट हमें ज्यादा क्यों मिला है, बिकॉज थर्ड ईयर के केस में हमारा जो सेकंड ईयर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट था वो भी तो एक्यूमुलेट हो गया, तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट मिला है। तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, कितना डिफरेंस आ रहा है, 675 729 25 + 29 ₹54 का। तो ये जो ₹54 एक्स्ट्रा मिला है, दिस इज बिकॉज ऑफ जो सेकंड ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्योंकि जब हमने सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तब ये वाला इंटरेस्ट तो एक्यूमुलेट हुआ नहीं था, इससे पीछे का सब कुछ एक्यूमुलेट हो गया था। तो जो एक्स्ट्रा में ₹54 मिला है, दिस इज बिकॉज ऑफ CI2, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। तो रेट परसेंट वही सेम लग रहा होगा जो हमारा इनिशियल वैल्यू पे लगा है, जो हमारा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे लगा है, तो बस यहाँ से रेट परसेंट मिल जाएगा। ₹54 एक्स्ट्रा जो मिल रहा है 675 का, 675 पे रेट परसेंट आर लगा के हमें ₹54 मिल रहा है। 54/675 रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो। ठीक है, दोनों 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, 3 से सिमिलर क्या आ गया 18, नीचे आ गया 225। फर्दर ये 9 का भी मल्टीपल है इनफैक्ट, तो 2/25 आ गया, 2/25 का रेशियो आ रहा है, मल्टीप्लाई दिस बाई 100, तो आ जाएगा वैल्यू हमारा 8%। 8% विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज ऑप्शन बी। ओके, 8% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यानी कि ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर? अच्छा, अगर हमें फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो क्या आंसर होता है, पॉज करके ये वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगा। भाई यहाँ भी तो यही सेम कहानी होगा, अगर ये एक्स वैल्यू एक्स होगा हमारा, तो इस एक्स पे
जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा उसकी वजह से हमारा 675 फॉर्म होगा, है कि नहीं। और हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% है। 8% यानी कि 2/25 है, यानी कि 25 रुपीज़ पे 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 27। और यही सेम रेशियो हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रेट का भी होगा, इंटरेस्ट का भी होगा 25:27। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 25/27 इंटू 675। तो 27 से जाएगा 25 टाइम्स, तो एक्स आ जाएगा ₹625। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट विल बी ₹625। ओके, प्रिंसिपल निकालना हो तो अगर हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है ₹625, तो प्रिंसिपल क्या होगा भाई, प्रिंसिपल अगर हमारा मान लो वाई है, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2/25 मिल रहा है, और 2/25 ऑफ वाई की वैल्यू है 625, तो वाई हमारा आ जाएगा 25/2 इंटू 625। 25 इंटू 625 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15625, 5 टू द पावर 6 है, 15625/2, तो 7812.50 पैसा, 0.50 रुपीज़, दैट विल बी आर आंसर। 7812.5 रुपीज़ हमारा विल बी प्रिंसिपल इन दिस केस। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे, समझ पा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the value of k if the line passing through 3, k and 2, 7 is perpendicular to the line passing through -1, 4 and 0, 6। तो दो लाइंस हैं मैं जिनका की कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। तो जब भी लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होंगी, अगर दो लाइंस है L1 एंड L2, इफ दे आर पैरेलल, तो दैट इंप्लाइज कि स्लोप ऑफ दोज लाइंस विल बी इक्वल, स्लोप इक्वल होगा। और अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है L1 L2, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। और स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोनों का स्लोप निकाल के फिर प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू -1। तो फर्स्ट केस में स्लोप क्या आएगा, 7 - k अपॉन 2 - 3, और सेकंड केस में आएगा 6 - 4 अपॉन 0 - -1, एंड दिस प्रोडक्ट इज -1। तो 7 - k अपॉन -1 या k - 7 इंटू 2, दिस इज इक्वल -1। तो k - 7 इक्वल टू आ गया हमारा इक्वल टू -1/2। तो k इज इक्वल 7 - 1/2, यानी कि 6.5 will be value of k। ऑप्शन B will be the answer। ओके, ठीक है, क्लियर है। 6.5 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two parallel chords are on the one side of the center of the circle. The length of two chords is 24 and 32 centimeter respectively. If the distance between the chords is 8 centimeter, then what is the area of the circle approximately? दो chords हमें given है, सेम साइड पे हैं, और लेंथ हमारा है 24 and 32, डिस्टेंस बिटवीन द chords is 8 सेंटीमीटर। डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो दिस इज द सर्कल। अब एक कॉर्ड का लेंथ है हमारा 24 और सेकंड कॉर्ड का लेंथ है 32। अब जिस कॉर्ड का लेंथ ज़्यादा है वो सेंटर से ज़्यादा पास में होगा, सेंटर ओ है हमारा, और डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स दैट इज इक्वल टू 8। एंड इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड्स, तो जो परपेंडिकुलर होगा दैट ऑलवेज बाइसेक्स द कॉर्ड, ठीक है। और ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, पैरेलल कॉर्ड्स, तो दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा, जो परपेंडिकुलर होगा दोनों पे ड्रॉप होगा एक साथ, और दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब फोकस करो फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू, ठीक है। फिलहाल पहले कॉर्ड हमारा है ए बी, सेकेंड कॉर्ड है सी डी, और फिर इफ दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, ओके। तो ओपी का वैल्यू तो हमें पता नहीं, मान लिया ओपी इज इक्वल टू एक्स, बट क्या पी क्यू पता है हमको, पी क्यू क्या है, पी क्यू है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और क्या हमें पी भी पता है, क्योंकि कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर, पी बी क्या होगा, पी बी होगा 16। सिमिलरली टू डी क्या होगा, टू डी हो जाएगा 12, हाफ ऑफ द कॉर्ड। और ओ बी क्या होगा, ओ बी रेडियस होगा,
रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली ओडीबी क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। मान लीजिए रेडियस कैपिटल आर है। ओके, तो अब दो ट्रायंगल से फोकस करना है। पहला ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ओ पी बी, और जो क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल है हमारा ओ क्यू डी, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस से अप्लाई करना है और दोनों से हमें एक्स का और आर का वैल्यूज मतलब सॉल्व हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ओपी को हमने एक्स मान लिया। तो इन केस ऑफ ओ पी बी वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर ये आर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। और ओ क्यू डी से कह सकते हैं एक्स प्लस 8, क्योंकि ओ क्यू क्या है एक्स प्लस 8 है, एक्स प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना तो आर स्क्वायर है, इक्वेट कर देते दोनों को। एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 144, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 256, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 प्लस 144, ये आगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 256। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 16x कितना बचेगा, ये वैल्यू आ रहा है हमारा 208, तो 16x बचा 48, यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। तो आर स्क्वायर क्या होगा हमारा, पुट कर दो इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो आर स्क्वायर आ गया हमारा 16 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 256 प्लस 9 265 आ गया आर स्क्वायर। हमें चाहिए एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, दैट विल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो रफली पाई को 22/7 मान सकते हैं, 3.14 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो 3.14 या 22/7, तो 22/7 टाइम्स 265, 22/7 बेसिकली है 3 and 1/7 टाइम्स 265, यानी 3 into 265 प्लस 265 अपॉन 7। अब ये वैल्यू तो क्लियरली दिख रहा है, दिस इज 780 प्लस 15 795 प्लस 265/7, जो रफली आ रहा है 40 से दो कम, यानी कि 38 के आसपास आ रहा है। रफली आएगा 795 प्लस 38 विच इज 833 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस शुड बी द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक बात जो हमेशा याद रखना है, कभी भी वो गलती नहीं करना कि पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 3.14, या पाई कैन ऑल्सो बी अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न एज 22/7। बट पाई ना तो इक्वल टू 3.14 होता है, ना ही इक्वल टू 22/7 होता है, बिकॉज पाई इज अ इरेशनल नंबर, रैशनल थोड़ी है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट रेशियो है हमारा 22/7, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A basket contains 4 red, 5 blue, and 3 green balls. If 3 bubbles are picked at random, find the probability that at least one of them is blue. एक बास्केट कंटेन करता है 4 रेड बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। 3 मार्बल्स को हमने पिक किया है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लू। अब क्या केसेस बन सकते हैं, या तो क्योंकि 3 मार्बल्स हमने टोटल पिक किए हैं, या तो एक ब्लू होगा, या 2 ब्लू होंगे, या 3 ब्लू होंगे। भाई 0 ब्लू भी हो सकता है, बट वाला केस है पिक नहीं करना है। ठीक है, तो या तो 0 ब्लू होंगे, या 1, या 2, या 3, 4 केसेस होंगे। अब ये केस हमें चाहिए नहीं, बाकी तीनों केसेस चाहिए। अब अगर सेपरेट कैलकुलेशन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसके बजाय हम क्या करेंगे, टोटल केसेस में से बस इन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, जबकि 0 ब्लू आएगा। जैसे ही हमने इन केसेस को हटा दी, तो बाकी सारे के सारे केसेस में एटलीस्ट 1 ब्लू मस्ट बी देयर, इजंट इट सो। यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ब्लू, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ब्लू बॉल्स। तो 1 माइनस, जबकि हम जो 3 बॉल सेलेक्ट करें वो आउट ऑफ ब्लू सेलेक्ट करें, ब्लू से नहीं सेलेक्ट करेंगे, रेड और ग्रीन से सेलेक्ट करेंगे। यानी कि 4 और 3 7C3 फेवरेबल केसेस हो गए हमारे 0 ब्लू के लिए, और टोटल केसेस आ गए हमारे 5 + 4 + 3 12 में से 3 बॉल सेलेक्ट करें 12C3। तो 1 माइनस, ये आ गया हमारा 7 × 6 × 5 by 3 factorial डिवाइड बाई 12 × 11 × 10 by 3 factorial, 3 factorial कैंसिल आउट हो गया, और 5 × 2 से 10 कैंसिल हो गया, 30 से बचा 4, तो 1 माइनस 7/44, आंसर आ गया 37/44, विच इज ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ p is equal to 3^14 plus 3^13 minus 12, then find number of factors of p। p के नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में क्या होंगे, इफ p is equal to 3^14 plus 3^13 minus 12।
-12। ओके, 3/13 तो कॉमन आ गया फर्स्ट टू टर्म्स में, बच जाएगा फिर हमारा 3 + 1 -12। तो ये आ गया 3/13 इंटू 4 -12। तो फर्स्ट टर्म में हमारा 4 भी आ रहा है और 3/13 है, तो 3 को भी सेपरेट कर सकते हैं, तो लिखा जा सकता है 3/12 इंटू 3 × 4। तो 12 भी फर्दर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा रिजल्ट में 12 इंटू 3/12 -1। लिखा जा सकता है इसको इस तरह से, क्योंकि जब तक हम एक टर्म में नहीं, एक प्रोडक्ट में लेके नहीं आएंगे इस को, तब तक हम कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई प्राइम फैक्टर ही पूछा होता, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तब भी हम अल्टीमेटली हमें यही सेम प्रोसेस करना पड़ता जो अभी प्रोसेस करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, क्योंकि तब भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते पूरा, तभी तो पता चलता है कि लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो 12 इंटू 3/12 -1। ओके, अब 3/12 -1 को देखते हैं। तो जब भी कभी हमें ऐसा नंबर दिखे तो a² - b² के फॉर्म में सोचो, दिस विल बी a + b इंटू a - b। इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 3/6 -1 इंटू 3/6 + 1। अब 3/6 + 1 को तो फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ फैक्टर बन रहा होगा तो बन रहा होगा, बट ऐसे तो अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। बट 3/6 -1 को अगेन सोचो a² - b² के फॉर्म में, तो इसको फिर से तोड़ सकते हैं। तो 12 इंटू 3/6 + 1 इंटू हो जाएगा ये 3³ होल स्क्वायर -1², 3³ -1 इंटू 3³ + 1। फिर से एक बार 3³ + 1 को फैक्टराइज फर्दर नहीं कर पाएंगे, 3³ -1 हो जाएगा, 3³ -1 क्या होगा, अब ये है a³ - b³ के फॉर्मेट में, कि अब फर्दर a² - b² के फॉर्मेट में नहीं सोचते, तो इसको लिखेंगे a - b इंटू a² + b² + ab। ठीक है, तो आगे 12 इंटू 3/6 कितना होगा, 729 होगा, 3/3 27, 3/5 243 और 3/6 729। तो आगे 729 + 1 यानी कि 730 और 3/3 + 1 आगे 28 इंटू 3³ -1 आ जाएगा, या फिर इसको 26 भी लिख सकते थे, इतना कहानी क्यों करनी, 3³ तो छोटी वैल्यू है, पूरा क्यों लिखेंगे इस तरह से a - b और इस फॉर्मेट में, डायरेक्टली इसको 26 लो। अब तोड़ते हैं इन वैल्यूज़ को, तो 12 इंटू 365 इंटू 2 इंटू 28 हो गया, 7 इंटू 4 और 26 हो गया 2 इंटू 30। ओके, तो 2 का पावर कितना मिल रहा है हमें, फर्दर ब्रेक करें, 12 में मिल रहा है 4, यहाँ से 4 मिल रहा है, 4 इंटू 3 365 73 इंटू 5, फिर है 2 इंटू 7, फिर है 8 इंटू 30। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, P विल बी इक्वल टू 2 का पावर कितना है 4 2 8, यानी कि 2 टू द पावर 6 आ रहा है। 3 का पावर कितना है 3 टू द पावर 1 है, फिर 5 टू द पावर 1, देन 7 टू द पावर 1 है, 13 टू द पावर 1 है और अल्टीमेटली 73 टू द पावर 1 है। ये पूरा हमारा प्रोडक्ट है। 2 टू पावर 6 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 73। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 6 + 1 7। 2 का पावर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 7 पॉसिबिलिटीज हैं फैक्टर में। 2 का पावर कैन बी फ्रॉम एनी वे फ्रॉम 0 to 6, 7 पॉसिबिलिटीज है। 3 की पावर के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, 5 के लिए 2, 7 के लिए 2, 13 के लिए 2 और 73 के लिए 2। अगर 7 इंटू 32, तो 224 फैक्टर्स विल बी देयर इन टोटल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है, 224 factors in total will be there. Largest prime factor will be 73. This is largest prime factor. है कि नहीं, ओके, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल are a 2, 0, b 6, 0 and c 2, 3. If coordinates of the orthocenter of the triangle are p, q, then find value of p plus q. ऑर्थोसेंटर क्या होता है, तो इन अ ट्रायंगल देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट सेंटर्स। एक तो हो गया हमारा सेंट्रॉइड, मोस्ट कॉमन,
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब क्या इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल सकते हो? सेंट्रॉइड निकालना तो बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एवरेज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड एवरेज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस 6 प्लस 2 यानी 10/3 कॉमा 0 प्लस 0 प्लस 3/3 यानी 1 10/3 कॉमा 1 दिस विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेकंड हो गया हमारा इन सेंटर ऑफ द इन सर्कल सर्कम सेंटर center of circumcircle, and last is orthocenter. This is intersection point of altitudes. Altitudes drawn from the vertices. That is orthocenter. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, तो पहले ट्रायंगल को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 2,0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा 2,0, पॉइंट बी 6,0 दिस इज ऑल्सो ऑन एक्स एक्सिस, और पॉइंट सी है 2,3 यानी कि डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पॉइंट सी 2,3। तो क्या ये एक सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है कि नहीं? और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर द ट्रायंगल इज राइट एंगल, यानी कि पॉइंट ए विल बी ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट ए 2,0, तो P प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 2। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी क्या होगा? पॉइंट सी से लाइन ए बी पे एल्टीट्यूड कौन सा ड्रॉ होगा? दैट इज सी ए। सी ए इज द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी। सिमिलरली पॉइंट बी से ऑन लाइन ए सी एल्टीट्यूड ड्रॉन इज लाइन ए बी। ठीक है, तो दो एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तीसरा भी वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। अब पॉइंट ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट ए से होकर तो जाएगा ऑब्वियसली। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट ए ओनली। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द पॉइंट एट विच द एंगल इज ट्रायंगल इज राइट एंगल, दैट इज ऑल्सो द ऑर्थोसेंटर। ओके, अच्छा इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सर्कम सेंटर इज ऑलवेज द एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे? 2 + 6/2 यानी 4,3/2 4,3/2। और सर्कम रेडियस कैपिटल आर, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई 2। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो हमारा बेस आ रहा है यहाँ पे 6 -2, 4 आ रहा है बेस, 3 आ रहा है हाइट, तो 5 हमारा आएगा टोटल लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 5/2 और 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 यूनिट्स। ओके, अच्छा यहाँ पे इन रेडियस क्या आएगा? स्मॉल आर। स्मॉल आर होगा अगर साइड्स हमारी लेट से यहाँ पे हैं 3 साइड्स हैं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स का सम और माइनस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, तो 3 + 4 -5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो इन दिस केस इन रेडियस इज इक्वल टू 1। ओके, क्या इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? क्या इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो यहाँ से? क्या आएंगे? अब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इन सेंटर, इन सर्कल को ड्रॉ करें, ये ध्यान रखना ये पॉइंट कहीं और पे टच कर रहा होगा। ठीक है, ये सर्कम सेंटर पे टच नहीं करेगा, कहीं भी टच कर सकता है। तो अब ये जो टच कर रहा है इन पे फोकस करो, इन पॉइंट्स पे फोकस करो। इफ दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू,
and center, let us say this is the center. So if center is O for the in circle, OP will be perpendicular to AB. Similarly OQ परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे AC के, ठीक है। अगर OP परपेंडिकुलर है और रेडियस हमें पता है 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली OQ भी इक्वल टू 1 है, रेडियस है। तो बेसिकली दिस पॉइंट O इज 1 ऑन द राइट एंड 1 ऑन द अप। तो राइट जाना है 1 2,0 से और अप जाना है 1, तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,1, 3,1 विल बी इन सेंटर, इजंट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx plus 4y minus k plus 4 is equal to 0 and 16x plus ky equal to k has an infinite number of solutions। किस वैल्यू ऑफ k के लिए हमें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर हमारी दो इक्वेशंस है a1x plus b1y plus c1 दिस इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्वेश्चन है a2x plus b2y plus c2 दिस इज इक्वल टू 0। तीन सिनारियोज बन सकते हैं, या तो लाइंस पैरेलल होंगी और लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और दे विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि आइडेंटिकल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। इफ लाइंस आर पैरेलल तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे इस केस में 0, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग में देयर विल बी वन सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट में देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पैरेलल कंडीशन क्या होगा? स्लोप इक्वल होना चाहिए, स्लोप इक्वल होगा तभी तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल है यानी कि स्लोप इक्वल होगा, स्लोप इक्वल होगा यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई शुड बी, उनका रेशियो शुड बी इक्वल। बट पैरेलल होना है, आइडेंटिकल नहीं होना है, क्योंकि कोइंसिडेंट वाले केस में भी स्लोप हमारा इक्वल होगा, स्लोप पैरेलल में भी इक्वल होगा, स्लोप कोइंसिडेंट में भी इक्वल होगा। कोइंसिडेंट में लाइन का इक्वेशन भी इक्वल होगा, रेशियो हमारा सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स का आइडेंटिकल आएगा। तो इस केस में पैरेलल वाले केस में a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/a2 बट दिस शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट वाले केस में ऑल ऑफ दीज शुड बी इक्वल। ये जो प्रेजेंट केस है हमारा, यहाँ पे क्या इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होनी चाहिए। और इंटरसेक्टिंग वाले केस में स्लोप इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो 3 केसेस आर देयर। अब प्रेजेंट केस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन में पहले तो सारे के साथ जो कॉन्स्टेंट है हमारा वो भी एक तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, चाहे तो दोनों इक्वेशंस का कॉन्स्टेंट हम राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ या फिर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, तभी इसको कंपेयर कर पाओगे। तो के एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू के माइनस 4, चलो ऐसे लिख दिया, और 16x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। अब रेशियो ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी के वाई 16 शुड बी इक्वल टू 4/k एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू के माइनस 4/k। तो पहले इन दोनों को उठा लिया तो के स्क्वायर इक्वल टू 64 आ गया, यानी कि के कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 8। या तो इक्वल टू प्लस 8 होगा या फिर इक्वल टू माइनस 8 होगा। ओके, अब सेकंड और थर्ड को उठा के सॉल्व कर लो। तो 4k इक्वल टू के इंटू के माइनस 4, 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4k। देखिए के स्क्वायर माइनस 8k दिस इज इक्वल टू 0, तो के कॉमन आ गया, के इंटू के माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा या तो के इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 8 होगा। अब ऑब्वियसली हमें पहले सॉल्यूशन मिल चुका है प्लस माइनस 8, यहाँ से मिल रहा है 0 और 8, तो जो कॉमन होगा दोनों में वही हमारा आंसर होगा। तो 0 तो आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा के इज इक्वल टू प्लस 8। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, दैट के शुड बी इक्वल टू 8 इन दिस केस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The container holds a solution of chemical A and chemical B in the ratio 7:x. Lab technician removes 9 liters of the solution and replaces it with chemical B. If the net ratio of chemical A to chemical B in the container now stands at 7:9 and initial total volume of the solution in the container was 36, to find the value of x. x का वैल्यू क्या होगा? अब इनिशियली हमारे पास ए और बी का जो रेशियो था दैट वाज 7:x और टोटल वॉल्यूम क्या था? 36 लीटर्स था। फिर हमने क्या किया, 9 लीटर्स इसमें से रिमूव किया है टोटल सॉल्यूशन, और फिर 9 लीटर्स बी ऐड किया है, प्लस 9 लीटर्स ऑफ बी ऐड किया है।
एज अ रिजल्ट फाइनली वॉल्यूम भी हमारा 36 लीटर्स ही होगा और फाइनल रेशियो क्या करेगा 7:9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाला है, तो या तो रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, और 36 में से 9 लीटर्स हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन 9/36 रिमूव हो रहा है, तो बच कितना रहा है, बच रहा है हमारा 27/36। यहाँ पे रिप्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा, 3/4 बच रहा है। तो 3/4 जो बच रहा है वहीं पे, क्योंकि हम ऐड क्या कर रहे हैं, बी ऐड करें, कैलकुलेशन किस में करेंगे, ए में करेंगे, क्योंकि ए को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। इनिशियली ए का रेशियो क्या है, टोटल में ए कितना है, अगर टोटल हमारा 7+x है, ए इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, इनिशियली हमारा ए है 7/7+x, और फाइनली ए कितना है, ए है 7/16, क्योंकि टोटल अगर 7+9 16 है, तो ए इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। 7/16 फाइनल है, फाइनल रेशियो आ रहा है 7/16 ए का, इनिशियल है 7/7+6, और रिप्लेस कर रहे हैं 1/4, यानी कि बच रहा है 3/4। 7/16 बिल्कुल 3/4 इंटू 7/7+x, सॉल्व कर लोगे यहाँ से, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो और 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल आउट होगा, तो आगे 7+x इज इक्वल 12 आ गया, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फाइनल दिस इज इक्वल कंसंट्रेशन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट फैक्टर टू द पावर n, जितने बार वो प्रोसेस रिपीट करेंगे। और ये रिप्लेसमेंट फैक्टर के क्या होता है, दिस इज 1 माइनस जितना पार्ट हमने रिमूव किया है टोटल वॉल्यूम में से। तो 9/36 रिमूव किया था, 1 - 1/4, दैट इज इक्वल 3/4। ओके, और हमेशा एक एल्यूशन उसमें करेंगे, उस केमिकल में करेंगे जिसको हमने ऊपर से ऐड नहीं किया है, जिसको रिप्लेस नहीं किया है, जिसको एडिशनली ऐड नहीं किया। ओके, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, या फिर इसी चीज को ऐसे सोच सकते थे कि जब हमने 27 लीटर्स बचाया अपना केमिकल इनिशियल वाला, 9 रिमूव करने के बाद 27 ही तो बचा, अब इस 27 में कितना होगा ए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसके बाद में 9 लीटर्स तुम क्या ऐड करो, 9 लीटर्स हम बी ऐड कर रहे हैं, ए तो ऐड नहीं कर रहे हैं ना, ए जितना ऑलरेडी होगा इनिशियली 27 लीटर्स, जब 9 लीटर्स हमने रिमूव कर दिया उसके बाद में, वही फाइनली 36 लीटर्स वाले मिक्सचर में भी उतना ही बचेगा, क्योंकि हम ऐड तो बी कर रहे हैं ना, बी ऐड हो रहा है, ए थोड़ी ऐड हो रहा है, तो बी तो चेंज होगा, बी बदल जाएगा, बट ए नहीं बदलेगा, जितना होगा 27 लीटर्स में आफ्टर रिमूवल ऑफ 9 लीटर्स सोल्यूशन वही सेम होगा टोटल 36 लीटर्स में भी, इजंट इट सो। तो क्वांटिटी हमारा क्या होगा ए का 27 में क्वांटिटी हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ 7 है, इस टू एक्स का रेशियो है, तो 7/7+x होगा, दिस इज ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 36 में कितना होगा 7/16। बात हुई है इक्वेशन लिखने का, ये एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 होल स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, एक बार पॉज करके अपने ट्राई करो, क्योंकि थोड़ा सा सोचने में समय लग सकता है, कोशिश करो अपने ट्राई करने करो, सॉल्व करने कैसे इसको सॉल्व करो। गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 दैट इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब अगर मैं सिंपल देखो कहानी होता है, क्वेश्चन पूछता है एक्स प्लस 1/x हमें गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू 5, और क्वेश्चन पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अब तो आसान है, क्योंकि तब हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू के, तो रिजल्ट क्या आता है, दिस इज के स्क्वायर माइनस 2, होल स्क्वायर कर दो तो उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आता है 23, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है एक्स में और पूछा है एक्स माइनस होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 6 होल स्क्वायर, तो हमें एक्स माइनस होल स्क्वायर अपॉन 1/x माइनस 6 प्लस 1/x माइनस 6 होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स माइनस को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया हमने एक्स माइनस इक्वल टू टी, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं एक्स में गिवन है, तो एक्स को लिख सकते हैं फिर उस केस में टी प्लस एक्स। अब ये अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर दो, तो आ जाएगा टी प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स टी प्लस एक्स प्लस 59, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 36 माइनस 16t माइनस 96 प्लस 59 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस
ये वैल्यू होगा 36 प्लस 59 95 माइनस 96 यानी कि -1, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा टी स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू 4t। नॉट डिवाइड बाई टी से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट हमारा एक्स प्लस वन बाई एक्स या फिर एक्स माइनस वन बाई एक्स वाले फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ जाए। डिवाइड बाई टी हो जाएगा टी -1/t, दिस इज इक्वल टू 4। और हमें चाहिए टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये तो चाहिए, स्क्वायर कर दो स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2, दिस इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 18। तो यही तो चाहिए था, आंसर विल बी इक्वल टू 18 ऑप्शन। ओके, क्या अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next one, A can do a work in 55 days while B can do it in 66 days. If they work along with C, the work is completed in 12 days. Find the time taken by C to complete the work alone. C को अकेले कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में? ए कंप्लीट कर रहा है 55 डेज में, बी कर रहा है 66 डेज में, और ए और बी और सी साथ में मिलकर कर रहे हैं 12 डेज में। तो वर्क एज्यूम कर लेते हैं एलसीएम इन वैल्यूज का। एलसीएम क्या आएगा, 55 है 11 इंटू 5, 11 इंटू 5, 66 है 11 इंटू 6, तो 11 इंटू 5 इंटू 6, ये एलसीएम हो गया ए और बी का। बट सी ए बी सी साथ में कर रहे हैं 12 में, 12 का एलसीएम भी चाहिए, तो इंटू 2 कर दो, ठीक है। ये एलसीएम आ गया हमारा, वर्क हमने एज्यूम कर लिया टोटल वैल्यू 11 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2। ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, डिवाइड करो 55 से, 55 से डिवाइड करो तो बच जाएगा 12। एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 12। अगर टोटल वर्क हमारा 11 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 है, कितने यूनिट्स है, तो ए का वर्क आ जाएगा 12। सिमिलरली फॉर बी, 60 से डिवाइड करो, 11 इंटू 6 डिवाइड हो गया, बच गया 10, तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 10। ए बी सी का मिला के क्या होगा, 10 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो बच जाएगा 55, यानी कि मिला के ए अकेले वर्क कर रहा है 12, बी अकेले वर्क कर रहा है 10, और ए बी सी साथ में मिलकर रहे हैं वर्क 55। तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा इस केस में, ए का एफिशिएंसी 12 है, बी का है 10, तो सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 55 माइनस 12 प्लस 10, 55 माइनस 22 यानी कि 33 विल बी एफिशिएंसी ऑफ सी। टाइम टेकन बाय सी क्या होगा, वर्क है 11 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, एफिशिएंसी ऑफ सी इज 33, डिवाइड कर दो, बच गया 3, तो 5 इंटू 2 इंटू यानी कि 20 डेज में सी वर्क को कंप्लीट करेगा अकेले। सी इज द मोस्ट एफिशिएंट वर्कर, सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी किसकी है, सी की है, लेकिन 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to 2 to the power 32, b is equal to 2 to the power 31 plus 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 and so on till 2 to the power 0, और c का वैल्यू है 3 to the power 15 plus 14 and so on till 3 to the power 0, which of the following options is true। यानी कि हमें कंपेयर करना है, a तो दिख रहा है साफ साफ 2 to the power 32 है, b आ रहा है 2 to the power 31 plus 2 to the power 30 till 2 to the power 0। तो या तो डिक्रीजिंग जीपी की तरह देख लो इसको, या फिर पलट दो जीपी को, तो क्या 2 to the power 0 यानी 1 plus 2 स्क्वायर फिर 2 to the power 31, तो सम क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल टर्म्स कितने हैं, 2 to the power 0 से लेकर 31 तक टर्म्स हैं 32। तो सम ऑफ एनी जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, या लिख सकते हैं r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो दिस विल 1 a यानी कि 1 इंटू 2 to the power 32 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो सम आ गया b का 2 to the power 32 माइनस 1। अब a 2 to the power 32 है, b है 2 to the power 32 माइनस 1। ए और बी में लार्जर वैल्यू कौन सा है, ए लार्जर है, ए ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो पक्के से आंसर नहीं है, बी सी डी में से कोई एक आंसर होगा। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय द सेम लॉजिक। सी को लिख सकते हैं पलट के, इसको भी लिख दो, डिक्रीजिंग जीपी है हमारा, तो पलट के लिख दो 3 to the power 0 यानी 1 प्लस 3 to the power 1 प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 3 to the power 15। यहाँ पे सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म यानी 1, टर्म्स कितने हैं 16 है, 3 to the power 0 से लेकर 3 to the power 15 तक 16 टर्म्स है, 3 to the power 16 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो दिस इज 1/2 टाइम्स 3 to the power 16 माइनस 1। ओके, अब हमको कंपेयर करना है क्योंकि ए और बी तो ऑलमोस्ट इक्वल है, बस 1 का ही डिफरेंस है, तो ए और सी को कंपेयर कर लेते हैं, या फिर बी और सी को कंपेयर कर लो, किसी भी एक को कंपेयर कर लो। कंपेयर बेसिकली हमें क्या करना है, 2 to the power 32 को कंपेयर करना है 3 to the power 16 से,
कि कौन सी वैल्यू लार्जर आएगी। 2 to the power 32 को हम लिख सकते हैं 2 square to the power 16, यानी कि 4 to the power 16, और 4 to the power 16 और 3 to the power 16 में क्लियरली 4 to the power 16 इज मच मच लार्जर दैन 3 to the power 16, ठीक है नहीं। तो 2 to the power 32 minus 1 इज डेफिनेटली मच मच हायर दैन 3 to the power 16 minus 1। 2 to the power 32 minus 1 इज डेफिनेटली मच मच हायर। और फिर हम फर्दर डिवाइड करें 2 से भी, तो सी और भी छोटा हो जाएगा, सी और भी छोटा हो जाएगा, सी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। दो ऑप्शन सेम ही रखे थे, दो ऑप्शन सेम ही हो गए थे। एनीवे ठीक है, डी को नोटिस कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a tree 220-meter high from 2 points A and B lying on the same line connecting the base of the tree with these points are 30 and 45 degrees respectively. Find the distance between points A and B if they both lie on the same side of the tree. तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री इज 220 meters. There are 2 points on the same side with angle of elevation 30 and 45. This will be angle of 45 degrees. This will be angle of 30 degrees. Okay, points A and B. और हमें चाहिए ए बी डिस्टेंस, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स, एक हमारा आ गया राइट एंगल ट्रायंगल 45 45 90 वाला, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और रेशियो ऑफ साइड्स इज 1:1:2 इन दिस ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल आ गया 30 60 90 वाला ट्रायंगल, 1 angle is 30, 1 is 90 and 1 is 60. तो स्मॉलेस्ट साइड इज अपोजिट 30 डिग्री एंगल, मान लिया इसको 1 यूनिट, तो सेकंड साइड हो जाएगा 60 के अपोजिट √3 यूनिट्स, और 90 के अपोजिट साइड विल बी डबल। तो यहाँ पे साइड का रेशियो आ जाएगा 1:√3:2, और इन केस ऑफ 45 और 90 1:1:√। सेम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारा दिख रहा है ए बी, नहीं ए बी तो हो गया, पी क्यू मानते हैं इसको। तो पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू में क्या है, बेस एंगल 45 है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 45, क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 है। तो 45 45 है, यानी कि इफ दिस साइड इज 220, तो बेस भी हमारा कितना होगा, क्यू बी कितना होगा, दिस विल आल्सो बी 220 मीटर्स। सिमिलरली लार्जर ट्रायंगल पी क्यू ए में 30 के सामने साइड क्या है, 220 है, तो दिस एंगल विल बी 60, 60 के सामने साइड क्या होगा, √3 होगा, यानी दिस विल बी √3 टाइम्स ऑफ 220, 220 √3, पूरा लेंथ होगा। हमें चाहिए बी ए, बी ए हो जाएगा 220 इंटू √3 - 1, और √2 होता है रफली 1.414, और √3 होता है 1.732। ये दोनों वैल्यूज हमेशा याद रहनी चाहिए। तो वैल्यू आ जाएगा 220 इंटू 0.732, रफली 0.732, ठीक है, 0.732, जो कि रफली आ रहा है 0.75 - 0.02, देखिए 75% निकाल लो और फिर 2% सब्ट्रैक्ट कर दो। 75% क्या आएगा, 220 का 50% आएगा 110, 25% आएगा 55, तो 75% आएगा 165, और फिर 2% कितना आएगा, रफली आएगा 224, तो 161 के आसपास वैल्यू आएगा इन मीटर्स। आंसर भी ऑप्शन सी। ओके, आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इस केस में। क्या ये अप्रिशिएट कर पाए, समझ पा रहे, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर इन दिस केस, एंड आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन। इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी बातें साइड से समझ में आएंगी, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद है उसको लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना। दैट्स ऑफ दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।